अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल पहले हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा क्षारक जो स्वाद में तीखे या तीक्ष्ण स्वाद जिनका होता है, कड़वा स्वाद होता है, उन्हें क्षारक कहते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे अम्ल जो होता है उनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देते हैं। परंतु कक्षा 10 में हमें आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा पढ़नी है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते। हाइड्रोजन आयन जो देते हैं उन्हें ही अम्ल कहा जाता है। अर्थात आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अम्ल में उदाहरण जैसे प्रबल अम्लों में यहीं से अम्ल के दो प्रकार विभाजित हो जाते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर H+ आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। परंतु वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यहाँ अम्ल के उदाहरण के लिए हम दुर्बल और प्रबल दोनों लिख सकते हैं, जैसे HCl, CH3COOH एसिटिक अम्ल, या एथेनोइक अम्ल CH3COOH को कहा जाता है। और HCN हाइड्रोजन साइनाइड। कुछ इस प्रकार अम्ल होते हैं। अब अम्ल के प्रकार वियोजित होने के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की परिभाषा वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होकर आयन देते हैं, उन्हें ही प्रबल अम्ल कहा जाता है। H+ आयन देते हैं, आयनित या वियोजित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण में
जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल जैसे HNO3 आदि। इसी प्रकार ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये किसी जलीय विलयन में घुलकर पूर्णतया हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, इसलिए ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये पूर्णतया आयनिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये इनमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उदाहरण लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन। क्लोरीन की त्रिज्या, इसका परमाणु त्रिज्या बहुत अधिक होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा। हाइड्रोजन का इतना छोटा और क्लोरीन का इतना बड़ा। जिस प्रकार इनकी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है तथा जल में इनको डाला जाता है तो ये अच्छे से आयनित हो जाते हैं और ये पूर्णतया H+ आयन दे देते हैं, इसलिए ये प्रबल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल का ठीक उल्टा। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH, ये जब आयन के रूप में टूटेगा तो CH3COO पे माइनस और H पे प्लस आयन। CH3COO और H, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होती है, इसलिए ये जल में डालने पर बहुत कम ही आयनिक रूप में टूटते हैं। जब कम आयनिक रूप में टूटेंगे तो ये दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इसी प्रकार HCN हाइड्रोजन साइनाइड और फार्मिक अम्ल HCOOH इत्यादि। अब अम्लों के पहले दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल की एक श्रेणी होती है। जब उनके बढ़ते क्रम में, उनका जो बढ़ता क्रम होता है जल में विलय होने का, वो देखते हैं। जैसे अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता, जैसे सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है HCl, फिर HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड। इस प्रकार यह अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम है। अब अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के गुण होंगे, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। जैसे अम्लों की जो पहले की परिभाषा थी, जैसे अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं,
या अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक प्रकृति होती है। मतलब अगर किसी अम्ल को किसी वस्तु पर गिरा दिया जाए, जैसे HCl या अम्ल को किसी कपड़े पे गिराया जाए, लकड़ी पे गिराया जाए, तो वो नष्ट हो जाएगा, मतलब कपड़ा जो होगा वो जल जाएगा जितनी दूरी पे HCl अम्ल को गिराया जाएगा। इसी प्रकार अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण में हम लिख सकते हैं यह स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, या अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को ये अम्लों के भौतिक गुण हो गए। अब अम्लों के रासायनिक गुण को देखेंगे। रासायनिक गुण में अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे यदि अम्लों की धातु से अभिक्रिया कर दी जाए, अम्लों की कार्बोनेट से अभिक्रिया कर दी जाए, या अम्लों की धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर दी जाए, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, यही उसके रासायनिक गुण में आएंगे। जैसे अम्लों के रासायनिक गुण अम्लों के रासायनिक गुण, पहला तो अम्लों के रासायनिक गुण में हम अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल की धातु से अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल के रूप में हम ले लेते हैं HCl अम्ल प्लस धातुएं तो बहुत सारी हैं, धातु के रूप में हम ले लेते हैं जिंक ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि बहुत सारी धातुएं हैं। तो हम यहाँ पे जिंक ले लेते हैं। जिंक, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक का क्लोराइड प्लस H2 गैस, ये जिंक क्लोराइड एक्वस रूप में, विलयन के रूप में प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक्वस के रूप में लिया जाता है तथा जिंक जो होता है वो सॉलिड धातु के रूप में होता है। इसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो धातु का क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार अन्य धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं, जैसे H2SO4 लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी एक्वस के रूप में, तथा इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम सोडियम से। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें भी। इसी प्रकार अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु का क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब दूसरी अम्ल की हम जब किसी धातु के कार्बोनेट, जैसे
धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया मतलब जैसे इस बार में हम HCl अम्ल ले लेते हैं, HCl अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट मतलब किसी भी धातु का कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3 जो कि सॉलिड के रूप में है तथा HCl एक्वस के रूप में। यहाँ पे बनेगा हमारा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये सब H2O लिक्विड के रूप में तथा CO2 गैस के रूप में होता है तथा ये CaCl2 जो होता है वो एक्वस के रूप में होता है। इससे यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अम्ल का हम धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो हमें धातु का क्लोराइड प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम तीसरा देखें, धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में जैसे किसी भी धातु का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे धातु की ऑक्साइड जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं MgO, ये सॉलिड के रूप में होता है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये एक्वस के रूप में। यहाँ से हमारा बनता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा एक्वस के रूप में होता है तथा जल लिक्विड के रूप में ही होता है। इस प्रकार हमने अम्लों के रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण देखे। अम्लों के रासायनिक गुण में केवल अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं हमें याद करनी होती हैं। ये सब लगभग विस्थापन अभिक्रियाएं थी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह हो गया तथा हाइड्रोजन मैग्नीशियम को विस्थापित करके उसकी जगह हो गया।